गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल थ्री वर्ल्ड। आज मेरे दिन की शुरुआत कुछ ऐसे हुई थी और आज मैं बिल्कुल भी मोटिवेटेड नहीं थी, इसलिए मैं सुबह पढ़ने के लिए नहीं उठी क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा था। क्योंकि जब से बिहार पीआरटी से बीएड वालों को बाहर किया गया है, मैं बहुत ही ज़्यादा सैड हूँ। और ये देखिए कि मतलब अभी बिहार पीआरटी से तो बाहर किया ही गया था, लेकिन आज शाम होते होते केवीएस पीआरटी से भी बीएड वालों को बाहर कर दिया गया। मतलब इतना बुरा फील हो रहा है। मतलब कल रात को ना मैं जितना रोई हूँ शायद उतना तो मैं अपनी विदाई में भी नहीं रोई थी। इतना ज़्यादा मुझे रोना आ रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरी मेहनत बर्बाद हो गई, मैंने क्यों ही एग्ज़ाम दिया, इससे अच्छा तो मुझे एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए था। कहीं ना कहीं हमें पहले से तो पता था ही कि बीएड वालों को बाहर किया जाएगा, लेकिन फिर भी बीच बीच में न्यूज़ आ रही थी बिहार सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट चली जाती है, तो ऐसे में ना हम फिर से होपफुल हो गए थे। काश कि उसी समय मतलब बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती जब उन्होंने डिसाइड किया था कि डीएलएड वालों का ही रिज़ल्ट देंगे, तो उस दिन भी हम बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए, उसके बाद भी मतलब फिर से बीएड वालों के साथ ऐसा किया गया। 2-3 बार ऐसा हमारे साथ किया गया है। बताइए, हमारी फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है क्या? मतलब हम बीएड कैंडिडेट है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि बार बार आप हमारे साथ गलत करते रहेंगे जब आप डिज़र्विंग भी होते हो और तब भी आपका रिज़ल्ट नहीं आता। ये फीलिंग बहुत ही ज़्यादा बुरी है और मैं आपको क्या ही बताऊँ। अभी मेरा स्टेट ऑफ माइंड ऐसा है कि मुझे लग रहा है कि मैं तैयारी करना ही छोड़ दूँ। मतलब लग रहा है कि क्यों बार बार ऐसा हमारे साथ हो रहा है। और सबसे ज़्यादा गलती ना इसमें मुझे टीचर्स की लग रही है। मतलब मैं आपको बता रही हूँ, 1-2 टीचर ऐसा कह रहे थे कि संविधान बदलना पड़ेगा तभी बीएड वाले बाहर होंगे, अदरवाइज़ बीएड वाले कभी बाहर नहीं होंगे केवीएस पीआरटी से। कुछ टीचर तो ये भी कह रहे थे कि 99.9% चांस है कि बीएड वाले केवीएस पीआरटी में रहेंगे। और बताइए, आज वो टीचर्स इतने सेल्फिश हो गए हैं कि वो 2 शब्द बीएड वालों के लिए नहीं कह सकते हैं। जब उनको अपना कोर्स बेचना होता है तो वो एकदम आके एकदम यूट्यूब पे कोर्स बेच देते हैं बीएड कैंडिडेट्स को। लेकिन आज जब उनको सेलिब्रेशन करना है तो वो डीएलएड कैंडिडेट्स के साथ करें। ठीक है, आप सेलिब्रेशन कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, लेकिन आप 2 शब्द बीएड स्टूडेंट्स के लिए भी कह सकते हैं, क्योंकि वो भी तो आपके ही स्टूडेंट हैं। हम भी तो आपको उतना ही गुरु मानते हैं जितना कि डीएलएड कैंडिडेट मानते हैं, लेकिन नहीं, वो ऐसा क्यों करेंगे? मुझे ना लग रहा है कि आज हर एक बीएड कैंडिडेट ठगा सा महसूस कर रहा होगा। उसको लग रहा होगा कि उसने कहाँ अपना पैसा वेस्ट कर दिया, अपना टाइम वेस्ट कर दिया, अपनी एनर्जी वेस्ट कर दी। केवीएस पीआरटी में हमने 1500 रुपये दिए थे एज अ फीस। तो अभी मुझे लगता है कि बीएड कैंडिडेट सबके लिए एक पैसा कमाने का तरीका है। टीचर्स जो हैं वो टीचर्स नहीं हैं, बिजनेसमैन हैं, कोर्स बेच के पैसा कमाते हैं। और जो वैकेंसी आती है उसमें जानबूझ के बीएड वालों को अलाउ किया जाता है ताकि उनसे पैसा लिया जा सके, और उसके बाद फिर उनको रिज़ल्ट देने टाइम बाहर कर दिया जाता है। मुझे तो यही समझ आ रहा है अभी तक। मैं आपको बता रही हूँ, कल जब केवीएस पीआरटी का रिज़ल्ट आया था ना, तो बहुत सारे टीचर्स ऑनलाइन आके रिज़ल्ट चेक करते हैं। तो एक टीचर को मैं कमेंट कर रही थी कि सर बीएड वालों को बाहर करके रिज़ल्ट दिया गया है। सोचिए, वो बाकी लोग का रिप्लाई कर रहे हैं, मतलब उनका रोल नंबर देख के उनको क्या कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं, लेकिन वो मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं कर रहे थे। उस समय मुझे इनकी सच्चाई दिख गई। मुझे लगा कितने सेल्फिश होते हैं ये लोग। कि खैर छोड़िए इन सब बातों को, लेकिन जिनका भी जॉब लग गया है, कल बहुत सारे कमेंट आए थे मुझे, जैसे मेरे सब्सक्राइबर्स लिख रही थी कि दी मैंने शादी की इतने साल बाद तैयारी की, आपकी वीडियो से बहुत मोटिवेशन मिला और आपने जो जो कहा वैसा वैसा हमने किया, तो अभी हमारी सिलेक्शन हो गई है, तो उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे ना दुख किसी के सिलेक्शन से नहीं है कि अगर उनका सिलेक्शन हो गया तो मैं दुखी हो जाऊँ। मेरी सोच इतनी भी छोटी नहीं है। मुझे दुख बस इस बात का लग रहा है ना कि बार बार गवर्नमेंट ऐसा हमारे साथ क्यों कर रही है। वो क्यों बार बार बीएड कैंडिडेट्स का दिल तोड़ रही है। एक बार तोड़ दिया बहुत है, बार बार चकनाचूर उनको नहीं करना चाहिए। और इस बात का दुख है कि जो टीचर्स हैं वो कभी भी मतलब इतने ज़्यादा बायस्ड कैसे हो सकते हैं कि डीएलएड कैंडिडेट के लिए अलग एटीट्यूड और बीएड कैंडिडेट के लिए अलग एटीट्यूड। ऐसा उनको नहीं होना चाहिए था। मुझे लगता है उससे अच्छे हैं डीएलएड कैंडिडेट्स, कम से कम वो इतना लिख तो रहे हैं कि दी आप अच्छा जॉब डिज़र्व करती हैं, आप आगे और अच्छा करेंगी। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। एज ए एस्पिरेंट मैं हर एक कैंडिडेट के दुख को समझ सकती हूँ, और एज ए एस्पिरेंट मैं ये भी समझ सकती हूँ कि आज जिनके घर में जॉब लगी होगी वो कितने खुश होंगे। तो चलिए, कम से कम हम खुश नहीं हैं तो वो तो खुश हैं, ये भी बड़ी बात है। आप में से बहुत लोग कल से कमेंट करके पूछ रहे थे कि दी आपका केवीएस पीआरटी में कितना नंबर बन रहा है। तो देखिए, मुझे ना मतलब बिल्कुल भी मार्क्स देखने का तो मन नहीं था, और रात में मैं बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी।
बट जब सुबह सुबह मैं सोकर उठी तो फिर मुझे लगा कि चलो अब एग्ज़ाम दिया ही है तो एक बार मार्क्स भी चेक कर लें। तो मेरा मार्क्स था नॉर्मलाइजेशन के बाद 137.3364। ये था मेरा KVSPRT का मार्क्स। बट छोड़िए, ये मार्क्स का क्या ही करना है, अब जॉब तो मिलेगी नहीं। आप किसी भी एग्ज़ाम में कितना भी स्कोर कर लीजिए, पूरा एकदम फुल में फुल मार्क्स ला लीजिए, लेकिन अगर आपको जॉब नहीं मिल रही तो उस मार्क्स का कोई वैल्यू नहीं होता है। और कल इसी के रिगार्डिंग मैंने एक शॉर्ट्स भी पोस्ट किया था कि बहुत सारे एग्ज़ाम से मैंने बहुत अच्छे अच्छे नंबर लाए हैं, लेकिन जॉब किसी भी एग्ज़ाम से नहीं मिली। अब होप आगे है कि बिहार गवर्नमेंट कोई अच्छी सी वैकेंसी ला दे ताकि हम बीएड वालों को भी थोड़ा सा होप मिल जाए, क्योंकि आपको पता है ऐसे ज़िंदगी जीना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी बीएड कैंडिडेट्स के लिए। कल भी मुझे एक कमेंट आया था जिसमें मेरे एक सब्सक्राइबर लिख रही थी कि माँ बाप का उदास चेहरा देखने के बाद सुसाइड करने का मन कर रहा है। तो मुझे पता है कि ये बहुत लोग फील कर रहे होंगे, लेकिन अभी ना हमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना होगा, क्योंकि मे बी अच्छी खासी वैकेंसी आ जाए तो उसमें हमारा चांस कहीं ना कहीं बन जाए। आपको पता है जब पता चला सबको कि KVSPRT से भी बीएड को बाहर कर दिया गया है तो मेरे फैमिली मेम्बर्स बहुत ही ज़्यादा सैड हो गए थे। जैसे कि मेरी दीदी, मेरी छोटी बहन, मम्मी, मेरे सास ससुर, सब लोग बहुत सैड हो गए थे। तो उस समय तो मैं सबके सामने कह रही थी कि अरे क्या हुआ, PRT का जॉब कौन करता है, मैं और अच्छा जॉब लूँगी, क्योंकि मैं ना अपने फैमिली को सैड नहीं देख सकती हूँ। तो उनके लिए मैं ये सब कह रही थी, लेकिन अंदर से मैं क्या फ़ील कर रही हूँ वो सिर्फ मैं समझ सकती हूँ। मतलब उनको सांत्वना देने के बाद, मतलब उनको अच्छे से समझाने के बाद जब मैं रूम में आई तो अचानक से बहुत ज़्यादा रोने लग गई, क्योंकि इमोशंस जो है ना वो ज़्यादा होल्ड करके भी नहीं रखने चाहिए। अचानक से मैं बर्स्ट आउट हो गई और फिर तो आपको क्या ही बताऊँ कि कैसा लगा मुझे कल। लेकिन वो भी है कि जब हम रो लेते हैं थोड़ा तो फिर थोड़ा लाइट फ़ील करने लग जाते हैं। तो कल की हालत तो मेरी ऐसे ही थी। अभी मुझे 1-2 दिन का टाइम लगेगा खुद को पॉज़िटिव फ़ील कराने में, क्योंकि पॉज़िटिव फ़ील करने के लिए भी कुछ होना चाहिए। अगर आपके पास कुछ है ही नहीं, आपको पता ही नहीं कि नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी, किस चीज़ की तैयारी करेंगे, तो आप पॉज़िटिव कहाँ से फ़ील करेंगे। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि 1-2 दिन में खुद को मोटिवेट कर लूँ अच्छे से। सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ पढ़ने आ गई थी और खाने पीने का तो मेरा कुछ भी मन नहीं कर रहा था। लेकिन जब भी मैं सैड होती हूँ ना तो चाय पीती हूँ तो थोड़ा सा मेरा मूड चेंज हो जाता है। तो अभी मैं अपने लिए चाय लेकर आई हूँ और मैं पढ़ाई बस पता है क्यों कर रही हूँ? मैं इसलिए कर रही हूँ कि जब मैं इतनी सैड हूँ और तब भी किचन का काम कर सकती हूँ, तो इतनी सैड होने के बावजूद पढ़ाई क्यों नहीं कर सकती हूँ? जब किचन का काम करने में मुझे डीमोटिवेशन नहीं आई है तो पढ़ने में क्यों डीमोटिवेट फ़ील करना? तो बस यही सोच के ना मैं पढ़ने आ गई थी। तो फर्स्ट स्टडी स्लॉट में ना मैं साइंस पढ़ रही थी और ये क्लास 10th की फ़िज़िक्स है और इसका मैं चैप्टर नंबर 2 पढ़ रही थी, जो था मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट। इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट मुझे पता है, मतलब वो मुझे बहुत अच्छे से आता है, तो उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। बट ये जो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट है ना, इसमें राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स लेफ़्ट हैंड रूल, ये सब होता है। प्लस आपको AC/DC जनरेटर भी पढ़ना होता है। तो ये सब चीज़ें मतलब मुझे अच्छे से थोड़ा सीखने की ज़रूरत थी। तो अभी तो मैंने केवल चैप्टर को रीड किया है, लेकिन हाँ मतलब जब भी अब मैं पढ़ाई करूँगी तो इसका वीडियो देख लूँगी एक बार, क्योंकि अगर आप सिर्फ रीड करेंगे ना तो आपको समझ नहीं आएगा कि AC और DC जनरेटर वर्क कैसे करते हैं। लेकिन अगर आप उसका कोई वीडियो देख लेंगे तो फिर आप समझ जाएंगे कि इसका वर्किंग क्या है। इसके बाद मैं फ़्रेश होने चली गई थी और अब आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। आज मैंने एक्सरसाइज़ नहीं किया है क्योंकि मेरा मूड ही नहीं था एक्सरसाइज़ करने का। मतलब जब आप हैप्पी मूड में होते हो ना तभी अपने लिए कुछ कर पाते हो, जब आप सैड होते हो तो अपने बारे में उतना नहीं सोच पाते। तो सेकेंड स्टडी स्लॉट में मैं सॉल्व करूँगी ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में मैं आज लेक्चर नंबर 15 से शुरू करूँगी और आज का टारगेट ये है कि 2 से 3 लेक्चर देख लो। मेरी एक सब्सक्राइबर बोल रही थी कि दी आप इतने कम टाइम में ज़्यादा लेक्चर्स कैसे कवर करते हो, हमें बता दीजिए। तो देखिए मैं इसलिए कवर कर पा रही हूँ ना क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री मुझे आता है, मैंने बहुत बार पढ़ा है, मैं केवल क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। तो मैं वीडियो को लिटरली पूरा चलाती भी नहीं हूँ, बस क्वेश्चन देखती हूँ, सॉल्व करती हूँ, फिर वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ, फिर क्वेश्चन देखती हूँ, फिर सॉल्व करती हूँ। जिस क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न होता है बस उसका ही एक्सप्लेनेशन देखती हूँ और जहाँ भी ऐसा लगता है कि टीचर ज़्यादा बक कर रहे हैं उसको स्किप कर देती हूँ। तो अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री पे कमांड है तो आप भी ऐसे करेंगे तो आप भी मतलब एक दिन में 2 घंटे अगर आप पढ़ेंगे तो 3 से 4 लेक्चर आराम से कवर कर लेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपको नहीं आता है तो आप समझ के अच्छे से पढ़िए। जब भी मैं टेंशन में होती हूँ तो मैथ्स ही में मैं अच्छे से बना पाती हूँ,
क्योंकि मैथ्स ऐसा चीज़ है जो थोड़ा सा आपको रिलैक्स करेगा, प्लस ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है। और सबसे अच्छी बात मेरे लिए ये है ना कि 9th-10th में मैं मैथ्स के लिए एलिजिबल हूँ, तो मेरा ज़्यादा फोकस 9th-10th पे रहेगा। क्योंकि अब अगर तैयारी करनी है तो 6 to 8 की क्यों करना, उसमें तो बहुत भीड़ होगा। उससे अच्छा है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है आपका, आप उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं 6 to 8 के लिए अपीयर नहीं होंगी या पढ़ूँगी नहीं, लेकिन हाँ, ज़्यादा फोकस मैं 9th-10th पे दूँगी। इसके बाद ये है चना चाट जो मेरे हस्बैंड मेरे लिए बना दिए थे, तो अभी मैं ये खाऊंगी। और ये ना मेरा पूरे दिन में फ़र्स्ट मील है, मतलब सोचिए मुझे खाने का भी मन नहीं कर रहा था। और मेरी यही प्रॉब्लम है कि जब मैं सैड होती हूँ तो कोई मुझे ज़बरदस्ती खिला नहीं सकता है। जब मैं थोड़ा अच्छा फ़ील करने लगूँगी तभी मैं खाऊँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं खाती हूँ। और अब आ गई हूँ लास्ट स्टडी स्लॉट में, और लास्ट स्टडी स्लॉट में आज मैं पढ़ूँगी मिडाइवल हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन तो मैंने 21 डेज़ का जो चैलेंज लिया था उसमें मैंने कंप्लीट कर लिया। तो आज मिडाइवल हिस्ट्री कर रही थी, और ये मिडाइवल हिस्ट्री का नोट्स मैंने ना बनाया था बहुत पहले ही, तो इसको मैंने प्राइमरी के लिए भी पढ़ा था, तो अभी मैं इसके लिए भी पढ़ ले रही हूँ, 9-10 के लिए भी और 6 to 8 के लिए भी। और ये नोट्स पूरा इंग्लिश में है। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, आप इसका कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा कि इंडिया में आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था। और दूसरा ये बताइएगा कि दिल्ली सल्तनत का जो रियल संस्थापक था वो कौन था। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फाइनली मेरा थर्ड स्टडी स्लॉट भी कंप्लीट हो गया है, और आज मैंने केवल 5 घंटे की पढ़ाई करी है। इसके बाद अब मैं नहीं पढ़ पा रही थी क्योंकि अब मेरा मन नहीं कर रहा था। मैं सोच रही थी कि इसके बाद मैं वॉक करने जाऊंगी, पर वो आइडिया मैंने ड्रॉप कर दिया क्योंकि आज मुझे वॉक ये सब करने का मन ही नहीं कर रहा था। इसके बाद मैं दिया दिखाने आ गई थी, और सच में बताऊं आज तो भगवान की भी पूजा करने की मन नहीं कर रही थी। मतलब अंदर से लग रहा था कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। पर फिर भी होता है ना कि आप भगवान से कितना भी रूठ जाएं, बाद में आप भगवान के फेवर में ही चले जाएंगे। वही मेरे साथ होता है। मतलब मैं भगवान से रूठ तो जाती हूँ, लेकिन बाद में सोचती हूँ कि भगवान ने तो मेरे साथ अच्छा ही किया होगा अपने अकॉर्डिंग। तो आप में से कितनों को ऐसा लगता है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप में से बहुत लोग कहते हैं कि दी मुझे आपसे बात करनी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर मुझे जब भी टाइम होता है तो मैं रिप्लाई करती हूँ अपने सब्सक्राइबर्स को। और आज के व्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।